कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला फाउंडेशन के हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक तोड़ू स्ट्रेटजी, और ये मेरी नहीं है भैया, सभी साइंस के टीचर्स का इसके अंदर इनपुट है जो भी आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो उन सभी रिस्पेक्टेड डियर टीचर्स का ये इनपुट था, इंक्लूडिंग मेरा भी। तो आज हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भैया 95% ज्यादा कैसे स्कोर करें 10th क्लास की साइंस बोर्ड के अंदर, जो कि आपका लगभग आज से 6 महीने बाद होगा। तो यानी ये 6 मंथ्स स्ट्रेटजी है। तो अभी भी अगर नहीं जागे तो आज से ही जागना चालू कर देना और इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। बच्चों, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि कुछ सिलेबस के अंदर चेंज था पास्ट में, और उसके लिए रिगार्डिंग हमने वीडियो बना दी थी। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पिन हुआ। हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि नया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके का आया है, और पास में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही रहा है, ज्यादा चेंज इसके अंदर नहीं आया। कि 25 नंबर फिजिक्स के रहे हैं 80 में से, 25 नंबर लगभग केमिस्ट्री के रहे हैं और 30 नंबर बायोलॉजी के रहे हैं। तो बायो थोड़ी सी ज्यादा आती है, आप जानते हैं, क्योंकि चैप्टर्स ऑब्वियसली थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो 4 चैप्टर फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के और थोड़े से ज्यादा बायो के हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप देख सकते हैं जाकर के कि क्या सिलेबस है इस बार का। आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा करने नहीं आए, आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने आए हैं कि आप किस तरीके से 95% ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और पास्ट में भी हमारे बच्चों ने ये मार्क्स स्कोर किए हैं, और ये वेल प्रूवन स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से आपको आज से ही चलना है और आगे किस तरीके से आपने बढ़ना है और अपने गोल को अचीव करना है। तो सबसे पहले मैं आपका गोल जानना चाहूंगा यार। बात करते हैं हम लोग के किन किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है, लेकिन रिसोर्सेज को फॉलो करने से पहले आपको अपने मन से यह सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये तो कोई मना नहीं करेगा, सबको 100 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है ना। हम लोग ये समझते हैं कि हर बच्चे को 100 नंबर चाहिए। अरे नहीं भाई, कोई बच्चा 70 में ही खुश है, कोई बच्चा 60 में खुश है, कोई बच्चा 80 में खुश है। क्योंकि 100 नंबर लाने के लिए वो मेहनत भी तो करनी पड़ती जो उसके पीछे है। घर पर बैठे बैठे थोड़ी ना 100 नंबर कोई दे जाएगा आपको, है ना। अगर आपके 6th क्लास के अंदर मान लीजिए 70% मार्क्स थे, या मान लेते 80% मार्क्स थे, वाह वाह वाह, वही मिली, बहुत ठीक है, मिठाइयां मिठाइयां बटी, हाँ भाई 80% नंबर लेकर के आया हमारा बच्चा, ठीक है, अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा माना जाता है। और भाई 7th में भी 80% लाता है, वही 8th में भी 80% लाता है, वो 9 में भी 80% लाता है, तो वो 10 में भी 80% लाएगा और वो खुश रहेगा। उसे क्या जरूरत है 100 नंबर को टारगेट करने की, ठीक है ना। तो भैया ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि भैया हम जिस भी कंफर्ट जोन में हैं उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यस, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू इस चीज के लिए स्टैंड करता है कि आपको किस तरीके से खींच करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए। जो भी आपका इनर्शिया बना हुआ, इनर्शिया समझते हो कि क्या होता है, 10th क्लास के बच्चे हो यार, है ना, 9 में पढ़ाते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी फील होती है, एक ऐसा फील गुड होता है जिसके अंदर से हम निकलना नहीं चाहते, है ना। हम रेस्ट में होते हैं तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, और मोशन में होते हैं तो मोशन में ही चलते रहना चाहते हैं, एक सेम स्पीड के साथ। यानी अपनी स्पीड को बढ़ाना और घटाना नहीं चाहते, एफर्ट करना नहीं चाहते। तो इस तरह के आलस से, इस तरह के प्रमाद से बाहर निकालने के लिए अपने मन से सवाल को पूछना कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, है ना। और आपके मन में अगर ये जवाब आए कि मुझे 90% चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए भी नहीं है। ये स्ट्रेटजी किन के लिए पता है? ये स्ट्रेटजी उनके लिए जो सपना देखते हैं 100 नंबर लाने का। यस, 100 से नीचे आपने ड्रीम ही नहीं करना, क्योंकि अगर आपने 95 ड्रीम किया ना तो आपके 90 आएंगे। आप 100 ड्रीम करोगे तो आप कहीं ना कहीं 95 के पार पहुंच पाओगे। इसलिए हमेशा ड्रीम करना, हमेशा एम करना, हमेशा गोल बनाना तो 100 नंबर का बनाना कि भैया मेरा एक भी नंबर क्यों कटे, क्यों कमी रह जाए मेरी तरफ से कोई। ये माइंडसेट कैसा है, आप बात को समझ रहे हैं? ये माइंडसेट कैसा है, ये कैसा आलस है दिमाग के अंदर जो ये कहता है कि नहीं हमको 95 नंबर से ही हम खुश है, 90 से खुश है। क्यों 5 क्यों कटवाएंगे, क्यों 10 क्यों कटवाएंगे, क्यों 15 क्यों कटवाएंगे, क्यों 20 क्यों कटवाएंगे, एक भी क्यों कटवाएंगे, आधा भी क्यों कटवाएंगे? क्यों नहीं हम चल सकते उस स्ट्रेटजी पर, क्यों नहीं चल सकते उस मेहनत पर, है ना, जो ये मांगती है कि कठिन है राह और मंजिल भी दूर है ना। राह कठिन है, अभी दूर है मंजिल। और सोचो अगर ऐसे में यह हुआ कि आप रिसोर्स फॉलो करने गए और पहला ही रिसोर्स अपने मार्ग से भटक गया, पथ प्रदर्शक भटक गए। ये बड़ी कॉमन सी सेइंग है ना, आपने हो सकता है सुनी भी हो ये, कि राह कठिन है, अभी दूर है मंजिल और पथ प्रदर्शक भटक गए। यानी रास्ता दिखाने वाले खुद ही रास्ता नहीं जानते। क्या मतलब बना इस बात का? इसका मतलब बना कि अपने टीचर्स को वाइजली चूज करना। चूज योर टीचर्स वाइजली। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो मैं फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं।
अपने टीचर्स को बड़ी वाइजली चूज करना। मैं नहीं कह रहा कि ये प्लेटफॉर्म के टीचर अच्छे हैं, इस प्लेटफॉर्म के टीचर खराब हैं। आपकी पड़ोस वाली आंटी समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप बगल वाली गली वाली आंटी के पास चले जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा आपको, लेकिन आपको अपने टीचर खुद चूज करने, क्योंकि उन पड़ोस वाली आंटी से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। आपको उनका समझ नहीं आ रहा, आपकी उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, बस इतनी सी बात है। कोई भी टीचर अच्छा और कोई भी टीचर खराब नहीं होता भैया। जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, जिसका आपको समझ में आने लग जाए, वो टीचर अच्छा होता है। क्या बात समझ में आई ना? अच्छे टीचर और बुरे टीचर, ये एक रिलेटिव टर्म है। किसी को कोई टीचर पसंद आता है, किसी को नहीं आता। किसी को वही स्वभाव रूढ़ लगता है, किसी को वही स्वभाव लगता है कि नहीं यार डांट के हमको कुछ सिखाना चाह रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए अपने टीचर्स को अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट करके चूज करना, ठीक है ना? अब किसी को रेडियो का स्टेशन 91.1 पसंद है, किसी को 93.5 पसंद है, किसी को 95 पसंद है, किसी को 98.3 एफएम पसंद है, किसी को 101 पसंद है। अब ये सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है भैया, है ना भाई? कोई नहीं सुनना चाहता ये वाला रेडियो, वो वाला सिटी, ये वाला एफएम, वो वाला एएम नहीं सुनना चाहता वो। क्या बात समझ में आई? सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो आपको जिस टीचर से अच्छा समझ में आता है, सबसे पहले एक्सप्लोर करो। ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन एक्सप्लोर करो। ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन एक्सप्लोर करो। जाके ट्रायल क्लासेस लो, जाके डेमो क्लास देखो। उसके बाद जिस टीचर से समझ में आए उसको पकड़ लो, और ऐसा पकड़ लो कि तुम उसको ना छोड़ो और वो भी तुमको ना छोड़े। एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लो, ठीक है ना? और कम से कम वो टीचर इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। वो टीचर वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, पास्ट में भी ऐसे 95% मार्क्स से ज्यादा दिलवाने वाला, ठीक है ना? और अगर मैं बात करूं फिजिक्स वाला की, तो हमारे यहां पर, मैं अपनी मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे टीचर अच्छे अच्छे मेथड्स के साथ पढ़ाते हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूं, मैं वहां की बात आपके सामने जरूर रखूंगा कि फिजिक्स वाला के अंदर आप इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे 95% ज्यादा स्कोर किए हैं। 3000 का डेटा हमारे पास है, इससे ज्यादा का ही है, बल्कि 3000 का डेटा तो हम क्यूरेट कर पाए थे विद इन 2 डेज, इससे ज्यादा का डेटा हमारे पास है, ठीक है ना? ऑलरेडी हमारे रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। उड़ान 3.0, नीव 3.0, जो कि क्लास 10th और 9th के लिए है, जो कि आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और 6 महीने तक आपके साथ चलेंगे बोर्ड के एग्जाम तक के लिए, ठीक है जी? तो मेरा तो आपसे सबसे पहले यह अनुरोध है कि आप जब टीचर चूज करें तो वो ऐसे टीचर हो जिन्होंने पास्ट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रखे हैं, ठीक है ना? आग लगा रखी है, और उनके बच्चे आज भी और पहले भी मचाते आए और मचाते रहेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? आपका टीचर, जो कि मैं यहां पर डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना? ऐसे पथ प्रदर्शक ना हो जो पथ प्रदर्शित ही ना कर पाए, ठीक है? तो प्लीज चूज योर टीचर्स वाइजली, चूज योर टीचर्स केयरफुली, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टीचर चूज करें। पास्ट में टीचर का अच्छा रिकॉर्ड हो, अच्छे रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर चुका हो, तभी उसको चूज करें। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की बुक, बच्चे पूछते हैं बुक कौन सी लें, ये बुक ले लें, वो बुक ले लें, ये पब्लिकेशन ले लें, वो कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी से भूख शांत नहीं होती तो बात करेंगे फिर, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है? आपने एनसीईआरटी जरूर लेनी है और जरूर पढ़नी भी है, ठीक है? अगर आपको उसकी लैंग्वेज हार्ड लगती है, जो कि बहुत बहुत कॉमन सी चीज है ना? एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत बच्चों को हार्ड लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसी इंग्लिश लिखी हुई है कि सर हमारा मतलब पढ़ने का स्वभाव नहीं बना, मन नहीं बना। कोई बात नहीं, टीचर है ना। सबसे पहला रिसोर्स मैंने आपको क्या दिया? टीचर दिया। टीचर आपको समझाएगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगी। फिर आप उसी में से डाउट निकाल करके टीचर से पूछ सकते हो कि सर ये चीज आपसे रह गई थी, सर ये आपने नहीं बताया, सर ये इसमें ऐसा लिखा हुआ, आपने ऐसा बताया था, है ना? तो फिर आपको वो बुक पढ़नी आ जाएगी, ठीक है? तो दूसरा रिसोर्स क्या है? आपकी बुक्स। और बुक में नंबर 1 बुक जो है वो कौन सी है? एनसीईआरटी है। और कोई रिसोर्स सर? यस, एक और रिसोर्स भी है। वो क्या है? सैंपल पेपर्स। हाँ भाई, हम यहां पर ज्ञान इकट्ठा करने नहीं आ रहे, हम यहां पर ज्ञान परोसने नहीं आ रहे, हम यहां पर 95% से ज्यादा कैसे स्कोर करें स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने आ रहे हैं। और उसमें ये तीसरा पिलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है तीसरा पिलर? तीसरा पिलर ये कहता है कि भैया सैंपल पेपर का पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो थे, सैंपल पेपर भी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, वो कम से कम आपको 10 सालों के लगा के जाने हैं। 10 नहीं तो कम से कम 7 साल के, 7 ईयर्स के लगा के जाने हैं आपको, ठीक है? आप जिस भी साल में वीडियो देख रहे हो, आज से ले लो, और आज से शुरू होकर के पिछले 7 सालों के पेपर, 7-8 सालों के लगभग पेपर जो हैं वो आपको करके जाने हैं डेफिनेटली।
और आप देखोगे कितनी बार वो क्वेश्चंस रिपीट हुए। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा और जिसके नीचे लिखा होगा ईयर, है ना, किस ईयर में वो आए हैं, तो 14 में भी आया, 15 में भी आया, 13 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया। तो इस तरीके से कई कई बार वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रेकरिंग क्वेश्चंस बोलते हैं उनको। न्यूमेरिकल ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कई बार आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सैंपल पेपर का एज इट इज क्वेश्चन उठ करके पेपर में आ जाता है, तो कोई सैंपल पेपर आपने नहीं छोड़ना सेम डे का, ठीक है। सैंपल पेपर कौन से वाले, सीबीएसई की तरफ से जो दिए जाते हैं, ऑथोराइज्ड सैंपल पेपर आपने कोई नहीं छोड़ना। एक दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने जरूर करके जाने हैं, पिछले 7 सालों के, 7-8 सालों के करके जाने ही जाने हैं। तो दीज वर द रिसोर्सेज दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि अगर आप इन सब रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। हमारी तरफ से प्रॉमिस रहेगा कि आपके मार्क्स 95% से कम ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। यस, अब इस वीडियो को स्किप नहीं करना, अब इस वीडियो को यहां से मिस बिल्कुल नहीं करना। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 95% से ज्यादा स्कोर करने की, कैसे आप 95% ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने साइंस के, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, गो थ्रू एनसीईआरटी लेक्चर्स थोरोली, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, हर बच्चा अपने अलग तरह का होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को रीड करना नहीं चाहता, बुक्स रीड करने की आदत नहीं होती, कोई बात नहीं, बहुत सारा मासेज ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं रीड करना चाहते, कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप लेक्चर्स देखते हैं, आप लेक्चर्स देखिए, ठीक है। पीडब्ल्यू के देखते हैं, पीडब्ल्यू के देखिए, किसी और जगह के देखते हैं, वहां के देखिए, अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ते हैं, वहां पे पढ़िए, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आस पड़ोस में जिधर भी, ठीक है ना। वहां से आपने टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनना है, वेरी वेरी केयरफुली आपने टीचर को अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करने हैं, रेगुलर रहना है क्लासेस के अंदर, वो सब आप समझते ही हो, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी का गो थ्रू करना है अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आपके जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दिए जा रहे हो, डिजिटल फॉर्म में दिए जा रहे हो, लेक्चर्स ऑडियो हो, वीडियो हो, या आपको क्लास में डिलीवर हो रहे हो, जैसे भी हो रहे हो, तो आपने उनको थोरोली देखना है, थोरोली समझना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपने क्या करना है, आपने इंटेक्स्ट, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें आप समझते हो क्या होती है। इंटेक्स्ट वो ब्लू कलर के क्वेश्चंस जो होते हैं, बीच बीच में टेक्स्ट के बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं। कुछ टेक्स्ट पढ़ाया, 2-4 क्वेश्चन दे दिए, फिर पढ़ाया, फिर 2-4 दे दिए। क्लास 9 से आप लोग जानते हो कि साइंस के एनसीईआरटी में ऐसा है। तो साइंस की 10th की एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो वहां पर आपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना। ये सब आपने करके जाना है, पूरी एनसीईआरटी आपको निपटानी ही निपटानी है। कोई बहुत बड़ी भी नहीं है यार, कोई बहुत बड़ी भी नहीं है। हम एक सेशन लेते हैं एनसीईआरटी इन वन शॉट का, आके देखो, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, एक सेशन लेते हैं हम एनसीईआरटी इन वन शॉट का, वन शॉट के अंदर सारे क्वेश्चन निपटा देते हैं। ये तीनों बैक की बात नहीं कर रहा, ये तीनों एक सेशन के अंदर खत्म कर देते हैं। और वो कब हो पाता है, वो वही बच्चा कर पाता है जिसने ये कर रखा होगा, इसे लेक्चर्स को केयरफुली सुना होगा, केयरफुली देखा होगा, वो ये काम कर लेगा। तो आपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़ना, बैक एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आप देखोगे एज इट इज उठ करके पेपर में मिलेगा आपको। आगे बढ़ चलते हैं। मेक फुल नोट्स, 8 से 10 पेजेस के नोट्स बनाने हैं और अभी 6 महीने का आपके पास टाइम है। टाइम कोई बहुत ज्यादा गया नहीं है भाई, ये मत समझना कि अगर अभी नहीं स्टार्ट करे, हम लेट हो गए हैं सर, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। आपने आज ही से 8 से 10 पेजेस का कम से कम एक चैप्टर, कोई एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें 8 से 10 पेजेस के नोट्स आपने कम से कम बनाने हैं, ठीक है। कम से कम 8 से 10 पेजेस के। और आप इस नोट्स की पावर को तब समझोगे जब आप इसको रिवीजन करने बैठोगे। अभी रिवीजन की बात भी करते हैं हम, ठीक है ना। और चौथी चीज क्या है, रिवाइज करना, ठीक है। अब ये रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज की बात भी करेंगे, रिवीजन की तो अलग से स्ट्रेटेजी है, वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आप बात को समझना, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, एनसीईआरटी और लेक्चर्स को गो थ्रू किया, अच्छे से थोरली देखा उसको, इंटेक्स, एग्जांपल, एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व करी हमने। और उसके बाद हमने फुल नोट्स बनाए 8 से 10 पेजेस के, है ना। डिपेंड करता है, कोई 8 पेज का, कोई 7 पेज का, कोई 5 पेज का भी हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा कि सारे के सारे 10 पेज के ही बनेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम लिमिट लेकर के चल रहा हूं कि जैसे लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस तरीके के चैप्टर हैं जो लंबे लंबे चैप्टर है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, लंबे चैप्टर हैं, है ना। रिप्रोडक्शन, लंबा चैप्टर है, तो उसमें 8 से 10 पेज लग सकते हैं, डायग्राम भी होते हैं, है ना। तो 8 से 10 पेज लग सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने चौथा पॉइंट क्या है, रिवाइज, आपने रिविजन करना है। नाउ 2 बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव रेगुलर टेस्ट फॉर प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा भाई। मैं आपको सच बात बताऊं, ये सारी स्ट्रेटेजी फेल है अगर आपने ये काम नहीं किया तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती
सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती हैं अगर आपने ये काम नहीं किया, तो रेगुलर टेस्ट नहीं दिए तो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी गलती कहां हो रही है। आप उस गलती को ठीक कैसे करोगे? आप उस गलती को एनालाइज करके दोबारा से जब पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो फिर वो गलती रिपीट होने वाली है। बात समझ में आ रही है ना? तो कभी भी टेस्ट दो, पहली बात तो टेस्ट दो, रेगुलरली टेस्ट दो, वहां तक का सिलेबस कंप्लीट रखो, यह आपकी ड्यूटी है, यह आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने टेस्ट दिया, टेस्ट दे करके जब उसका रिजल्ट आया तो आपने एनालाइज किया, सॉल्यूशन देख करके उसका एनालिसिस किया आपने। उस एनालिसिस को अगर आप उस एनालिसिस को नहीं समझ पा रहे तो जाकर के फिर से लेक्चर देखिए, फिर से ये काम करना पड़ेगा आपको, लेक्चर थोरोली देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी को दोबारा रीड करना पड़ेगा, मेरा कॉन्सेप्ट कहां वीक रह गया, ये आपकी जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथी बात, आपने जहां भी गलती करी है उसको कम से कम ठीक करके 2 से 3 बार उसकी करेक्शन लिख के देखिए। आप यकीन मानेंगे कि इतनी तोड़ू स्ट्रेटजी है ना ये, आपकी गलती रिपीट नहीं हो सकती, और वो गलती रिपीट करने से बड़ा क्राइम कोई नहीं होता, ये आप समझते हो, ठीक है ना। तो यस, रेगुलर टेस्ट आपने देने हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये बात है ना। क्या क्वेश्चंस नोट्स में लिखने चाहिए? ये बड़ा ही एफएक्यू है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भैया क्या हमको क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू है ना, या कोई मुश्किल क्वेश्चन सर वो हमको समझ में नहीं आया पहली बार में, है ना, कोई पावर ऑफ द बल्ब का क्वेश्चन था, है ना, कोई हो सकता है पावर ऑफ द लेंस निकालने का, फोकल लेंथ निकालने का कोई ऐसा क्वेश्चन था, क्या सर उसको हमको नोट्स में नोट करना चाहिए क्या? तो भैया ऐसा है कि आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन जरूर नोट्स में लिखने चाहिए, सिंगल टाइप। ये नहीं कि हर बार एक ही फॉर्मूला लग रहा है और उस पर आपने 4 क्वेश्चन किए, चारों नोट्स में लिख लिए, कोई फायदा नहीं है। वो नोट्स का रजिस्टर नहीं कहलाएगा आपका, वो नोट्स नहीं कहलाएंगे आपके, वो तो प्रैक्टिस रजिस्टर रहेगा आपका, वो आपकी प्रैक्टिस कॉपी रहेगी। प्रैक्टिस कॉपी को भरो, उसको तो रद्दी में डालना है, नोट्स को कहीं नहीं डालना रद्दी में। नोट्स आपके लिए तो गोल्ड है, वो आपके लिए सोने की खान के बराबर है नोट्स, ठीक है ना। तो उसमें कम से कम सिंगल टाइप जरूर लिखो। जैसे एक न्यूमेरिकल आपने लेंस पर लिख लिया, एक न्यूमेरिकल आपने मिरर पर लिख लिया, मिरर के साथ आपने मैग्निफिकेशन भी निकाल ली, आपने HIHO हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला भी एक निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन जरूर लिखना चाहिए अपने नोट्स के अंदर, ताकि कभी आप नोट्स पर वापस आओ तो आपको और कुछ ना पढ़ना पड़े, आपको अपना प्रैक्टिस रजिस्टर ना खोल के देखना पड़े। साथ ही साथ आपको और कैसे क्वेश्चन लिखने हैं? आपको ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जो रेकरिंग हो, रेकरिंग का मतलब जो बार बार आते हो, ऐसे क्वेश्चन भी नोट्स के अंदर लिखो। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, आपको ऐसे क्वेश्चन भी नोट्स में लिखने हैं जो आपके टीचर ने आपको कहा है। देखो, नंबर 1 रिसोर्स कौन था? टीचर था, उनसे बड़ा रिसोर्स कोई है ही नहीं, गुरुओं से बड़ा रिसोर्स कोई हो भी नहीं सकता, है ना। तो जो तीसरी चीज है, जो गुरुजी ने आपको कहा है, आपके टीचर्स ने जो आपको कहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लिख लेना आपने, ठीक है ना, वो जरूर। अगर एक बार आपने आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट कर लिया, आंख खुली थी पहले, फिर बंद कर लेना, एक बार आंख खोल करके चूज कर लेना, उसके बाद आंख बंद करके ट्रस्ट करना, है ना। तो आपने उन पर ट्रस्ट कर लिया तो उनकी सारी बातों को मानो, उनकी सारी बातों को धारण करो, ठीक जी। तो आपने नोट्स में क्वेश्चंस लिखने हैं, क्या लिखने हैं, और मैंने बता दिए कौन कौन से लिखने हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि रिवीजन स्ट्रेटजी क्या हो। देखो यहां पर रिवाइज लिखा था, अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन की इतनी तोड़ू स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं कि जिसके बाद आप मुझे बताना कि ऐसा कभी रिवीजन किया था कि नहीं किया था। आओ देखो, सबसे पहले क्या करना है आपने अपने डिटेल्ड नोट्स में जाना है। मान लेते हैं आपका एग्जाम आज से 10 दिन बाद है, या मान लेते हैं आपका कोई यूनिट टेस्ट आ रहा है, या मान लेते हैं आपके अभी कौन से आते हैं वो मिड टर्म्स आ रहे हैं आपके, है ना, मिड टर्म्स आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जब भी है मतलब वो, और बहुत ही नियर आ चुका है, लगभग 10 दिन का 7 दिन का टाइम आपका रह गया है वो चीजें करने में। आपके पास समय है डिटेल्ड नोट्स को गो थ्रू करने का, तो जरूर करिए। डिटेल्ड नोट्स को गो थ्रू करना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको दोबारा लिखना, ना 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 ना, दोबारा लिखने का तो टाइम ही नहीं है। कितना लिखोगे? पहले ही आप 10-10 पेज लिख चुके हो हर चैप्टर के, तो उसके बाद क्या उसको दोबारा लिखोगे? ना ना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। आपने उसको गो थ्रू करना है। गो थ्रू का मतलब फटाफट से देख लेना है कहां पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टिक कर रखा था, कुछ मार्क कर रखा था, कहीं कोई डब्बा बंद कर रखा था, कहीं कोई स्टार लगा रखा था, कहीं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा था, वो सब चीजें आपने क्या कर देनी है, एक बार देख लेनी है, गो थ्रू कर लेना है। इसी के साथ आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है किसको? रेकरिंग क्वेश्चंस को। रिपीटेड, रेकरिंग का मतलब जो रीअकर होते हैं, बार बार आते हैं, जो रेकरिंग क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आपने डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है, आपने रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना है। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, तीनों की बातें कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस क्या करना है, रेकरिंग क्वेश्चंस, बार बार जो रिएक्शंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर के अंदर, वो पास्ट ईयर सैंपल पेपर आपको वहां हेल्प करेंगे, है ना। अब सैंपल पेपर की कोई भी बुक आप खरीद सकते हो,
देख लेना एक बार कि उसके अंदर कम से कम पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर हो, अच्छे से सॉल्व्ड हो डिटेल रूप से, और साथ ही साथ सभी का ईयर मेंशन हो। ये सब चीजें अच्छे तरीके से देख परख करके किताब को खरीद के लाना, अगर लानी हो तो। ठीक है, तो डायग्राम्स, क्वेश्चंस, रिएक्शंस क्या करने हैं? प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस कैसे होती है? ये तो कई बार लिख करके देखना पड़ता है इसके लिए, जब तक वो याद ना हो जाए, रिएक्शन दिमाग में बैठ ना जाए, डायग्राम अच्छे से समझ में ना आ जाए। किडनी का नेफ्रॉन का डायग्राम है जी, ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है जी, ये ठीक है ना, किसी और ऑर्गन का डायग्राम है जी, ये तो अच्छे से आपको समझना पड़ेगा उसको, और उसको प्रैक्टिस करके लर्न कर लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल की, डायग्राम्स की और रिएक्शंस की। ठीक है जी, ये आपने रिवीजन के टाइम पर करना है, जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्यों सर, डिटेल नोट्स हैं तो सही, शॉर्ट नोट्स क्या करेंगे बना करके? भैया ऐसा है, शॉर्ट नोट्स में एक बार पेज तो देख लो कितने हैं, 2-3 पेजेस। और ये भी क्या लिखा हुआ है? इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि ये जो मेरे नोट्स बने हैं ये बहुत बल्कि है, ये थोड़े से ज्यादा है सर, 8-10 पेज थोड़े ज्यादा है, मेरे को एक दिन पहले पढ़ना है, या हो सकता है मुझे सुबह सुबह पढ़ना है। वैसे मैं रेकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह पढ़ रहे हो, ऐसे हड़बड़ी में यूं कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपने 2-3 पेजेस के, मतलब आगे पीछे का पन्ना, वो पिन पेज होता है ना, वो आगे पीछे का पन्ना बना करके और आपने चिपका लेना है। अगर चिपकाना नहीं चाहते तो उसको कहीं रख लो। बच्चे क्या करते हैं कि सारे फॉर्मूला शीट बना करके रख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूला लिख लिए सामने, केमिकल रिएक्शन एजुकेशन के सारे रिएक्शन सामने लिख लिए। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है ये कर सकते हो आप। तो यही बिल्कुल सिमिलर स्ट्रेटजी है ये वाली। बच्चे ऐसा करते हैं और बच्चे सक्सीड होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। ऐसा करके भी हमेशा आंखों के आगे वो रिएक्शन रहेगा आपके। ठीक है ना भाई, एम्फोट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन बच्चों को जैसे कि याद नहीं होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि भैया लिख लेते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट के, भैया क्या किस तरीके का वो है, Na2ZNO2, NaL2, AlO2। तो जो भी कंपाउंड्स है, जो भी आपको याद नहीं होती चीजें, वो सामने लिख लो। और ऐसी चीजों के आप 2 से 3 पन्नों में नोट्स बना लो फटाफट, हल्का 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 हल्का, ज्यादा नहीं। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख ली बस, और नीचे उसका ग्राफ बना लिया, ताकि आप जब भी उसको पढ़ो ध्यान रहे, फॉर्मुला ध्यान रहे, फॉर्मुला V इज इक्वल टू IR है। कोई भी डिटेल चीज नहीं लिखनी, कोई न्यूमेरिकल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 पेजेस के अंदर रिएक्शंस लिख डालो, चैप्टर वैसे ही रिवाइज हो जाएगा। और चैप्टर के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हो तो वो लिख डालो उसके अंदर। ठीक है ना, कोई डायग्राम्स हो तो सारे डायग्राम्स बना डालो 2-3 पन्नों के अंदर, और उसके बाद जब आप उसको पलट पलट के देखोगे तो आपके दिमाग में स्कैनिंग होगी, और वो फिगर आपके माइंड में रहेगी, एक फोटोजेनिक मेमोरी के रूप में वो आपके माइंड में रहेगा, और आपको ये हेल्प करेगा अपने एग्जाम के अंदर उन चीजों को वापस से रिकॉल करके, याद करके, और आंसर शीट पर सब कुछ उलट देने के लिए। तो ये वहां पर आपको काम आएगा। तो अगर आपको लगे कि इस चीज की नीड है, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आपके घर में दीवारें हैं, स्पेसेस हैं, उनका यूटिलाइजेशन कीजिए, वो आप ही के लिए है ना। बचपन में उसके ऊपर कलाकारी करते थे ना भैया, दीवार तोड़ के खाते थे ना उसको, तो आज उसका सदुपयोग भी कर लो, है ना, कि आप उसमें ऐसी चीजें चिपका के लगा सकते हो जो आपके सामने रहेगी स्टडी टेबल के ऊपर। ठीक है जी। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कि आपको रिपीट करना है। अरे रिवीजन का मतलब ही यही होता है यार। देखो, रिवीजन, विजन का मतलब होता है देखना, री का मतलब होता है दोबारा। तो जब रिवीजन ही एक तरह का रिपीटिशन है, दोबारा देखना किसी चीज को, तो आप उसको जितना रिपीट करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये 6 महीने की स्ट्रेटजी है, ये कोई 10 दिनों की स्ट्रेटजी नहीं है कि आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, है ना। ये वीडियो आज आपको दी जा रही है, क्यों? क्योंकि आज से 6 महीने बाद, आज से 4 महीने बाद, आज से 5 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद भी इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो। क्या चीज है भैया ये? रिपीट इट ऑन वीकली, फोर्टनाइटली बेसिस। कुछ चीजें 15 दिनों में एक बार पढ़ो, और कुछ चीजें हफ्ते में एक बार पढ़ो। सर हफ्ते में क्या पढ़ें? हफ्ते में बेटा वो चीजें पढ़ो जो आपको लगता है कि आप जल्दी भूल जाओगे। जैसे हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस मे बी, माइट बी, आपका वो तो आपके अपने सब्जेक्टिव चीज है, मतलब तो बच्चा टू बच्चा वेरी करेगा, है ना। किसी कोई न्यूमेरिकल भूल जाता है, कोई फॉर्मूले भूल जाता है, ठीक है ना, कोई रिएक्शंस भूल जाएगा, रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेंगे, अरे CO2 आएगा के साथ H2O भी आएगा क्या, अरे CO2 का सिर्फ H2 आएगा क्या, अरे 2 गैस थी कि 3 गैस थी। ये बातें वीकली करो, वीकली करो। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस फोर्टनाइटली करो, क्योंकि न्यूमेरिकल एक चीज ऐसी है जो कि मैथ्स है ना, मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स को आप 15 दिन में एक बार भी अगर कर लो किसी एक टॉपिक को, तो वो आपको रिपीटेडली याद रहेगा, आपके माइंड के अंदर वो चीजें रहेंगी कि हाँ यार वही तो था, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U ही तो था। अरे पावर बराबर V² अपॉन R, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस ही तो था, है ना। तो वो चीजें जो आपको लगे हाँ यार ये तो करा ही था, 15 दिन में करो, कम फ्रीक्वेंसी से करो। और जो चीजें इंफॉर्मेटिव होती हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें है ना, जानकारियों वाली, इंस्ट्रक्शंस वाली जो चीजें हैं, वो आप वीकली बेसिस पे करो।
फिर देखना आप किस तरीके से ये रिवीजन स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं आती। साइड हो जाता हूं, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। बढ़ रहे हैं आगे। ओके, मॉक सैंपल टेस्ट देना है आपने प्रैक्टिस में। कब? जब एग्जाम नियर आ रहा हो। तो ये सारी बातें जब एग्जाम नियर आ रहा हो तभी की बात कर रहा हूं। तो आपने तब मॉक टेस्ट सैंपल पेपर जरूर देना है, जरूर देना है, जरूर देना है। यह उतना ही जरूरी है जैसे क्रिकेटर के लिए नेट प्रैक्टिस जरूरी होती है मेन फील्ड में जाने से पहले। कई बार वो नेट प्रैक्टिस के अंदर आपने देखा होगा वार्म अप मैचेस होते हैं ना, कोई भी वर्ल्ड कप हो रहा होता है या कोई कप, एशिया कप जैसे, या कोई और कप, जितने भी कप चलते हैं यहां है ना, कोई भी इस तरह की टूर्नामेंट होते हैं तो पहले क्या चलते हैं? वार्म अप मैचेस चलते हैं। रीजन क्या है वार्म मैचेस का? क्या रीजन है? आप खुद सोचिए क्या रीजन है। सेम प्रैक्टिस है वो एक तरीके की। सामने वाले ओपोनेंट को भी जांच लेना। सामने वाला ओपोनेंट यहां पर कौन है आपका? यहां पर आपका ओपोनेंट तो क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाले के सेटर का माइंड है, वो आपका ओपोनेंट है यहां पर, है ना। तो उसका, उस सेटर का माइंड तो चेक कर लो कि वो कैसा पेपर बना के दे रहा है। तो सैंपल पेपर सीबीएसई का जो आता है वो जरूर आप लोगों ने सॉल्व करना है। हम भी चैनल पर सॉल्व करवाएंगे आने वाले टाइम में। खैर मैं वो बातें डिस्कस करने नहीं आया कि हम आगे क्या क्या देने वाले हैं, आप सेल्फ स्टडी में क्या क्या कर सकते हो, वो बातें मैं आज आपसे डिस्कस करने आया हूं, है ना। आत्मनिर्भर बनाने आए हैं, हमारे ऊपर डिपेंड होना नहीं सिखाने आया आज मैं आपको, ठीक है। ओके, तो मॉक टेस्ट, सैंपल टेस्ट, ये सब चीजें आप लोग जहां से भी प्राप्त हो सके निपटा दो। कितनी करनी है? 2 से 3 करनी है, ज्यादा नहीं करनी, है ना। ये नहीं कि 15 दिनों में लगे हुए हैं, 20 दिनों में लगे हुए हैं, रोज सैंपल पेपर दे रहे हैं, सैंपल पेपर सैंपल पेपर सैंपल पेपर दिए जा रहे हैं। इतना भी नहीं करना, ठीक है ना। मुश्किल से 2 या 3 सैंपल पेपर आप लोगों ने देने किसी भी सब्जेक्ट के, पर सब्जेक्ट 2 से 3 सैंपल पेपर दीजिए, काफी है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ओके, कुछ कॉमन समस्याएं जो बच्चे फेस करते हैं, ठीक है, और ये लास्ट लेग रह गई है इस वीडियो की। ओके, तो समझ लेते हैं न्यूमेरिकल कहां से करें। पहला प्रश्न आता है बच्चे के दिमाग में कि सर न्यूमेरिकल करें तो करें कहां से। तो भैया मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप हमारे लेक्चर्स देखते हैं, पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखते हैं, या फिर आप किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स देखते हैं, या फिर आप कहीं किसी कोचिंग में जाते हैं, कहीं किसी लोकल ट्यूशन में जाते हैं, जहां भी आपको जो भी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, ठीक है ना, अदर देन एनसीईआरटी, वो सब आप प्रैक्टिस कीजिए, वो सब आपके फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो करना ही करना है, इसमें कोई शक नहीं है ना। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारी भूख शांत नहीं हो रही, हमको और प्रैक्टिस करनी है अभी। तो भैया बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स हैं अवेलेबल, यहां से मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप समझिए, जा करके मार्केट में देखिए और खुद से एनालाइज कीजिए कि भैया इसमें न्यूमेरिकल कैसे हैं, क्या मुझे इसके न्यूमेरिकल करने से फायदा होगा। क्या एक ही टॉपिक पर 20 न्यूमेरिकल तो नहीं दे रखे, तो वो करने का कोई फायदा नहीं है। एक टॉपिक पर 3 से 4 न्यूमेरिकल हो काफी है ना। एक फॉर्मूले पर 4 से 5 न्यूमेरिकल करने हो बहुत है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए। एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, करनी है। एग्जाम्पलर मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन आप कर लिया करो अगर भूख शांत नहीं हो रही तो, है ना। ज्यादा ही भूख लग रही है तो एग्जाम्पलर भी कर लो, ठीक है ना, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है भैया केमिकल रिएक्शंस कैसे याद करें, है ना। तो ये भी बड़ी कॉमन समस्या है। तो इसके लिए मैं केमिस्ट्री के टीचर्स के साथ, अपने एक्सपर्ट्स भाइयों के साथ जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं प्यार से, है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो उनके साथ मैंने बात करी और उन्होंने मुझे स्ट्रेटेजी दी कि सर केमिकल रिएक्शंस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसको लिख लिया करें। कैसे लिख लिया करें? तो मैं आपको तरीका बताता हूं। हाफ रिएक्शंस लिख लो। कैसे लिख लो भाई? हाफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? हाफ रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि आप जानते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पता है सर ये तो हमको, है ना। तो आप क्या करो पता है, आप कार्बन ऑक्सीजन लिख लो और इस वाली साइड को खाली छोड़ दो। इससे क्या होगा सर? अब आपने क्या करना है, जब आपने ऐसे कर लिया, चैप्टर 1 के सारे आपने रिएक्टेंट लिख लिए, प्रोडक्ट छोड़ दिए। चैप्टर 2 के भी आपने रिएक्टेंट लिख लिए, प्रोडक्ट छोड़ दिए। चैप्टर 3 के भी आपने रिएक्टेंट लिख लिए, प्रोडक्ट छोड़ दिए। चैप्टर 4 के भी आपने रिएक्टेंट लिख लिए, प्रोडक्ट छोड़ दिए। कम से कम आपने इतना काम अगर कर लिया तो आप यकीन मानिए आप 80% से ज्यादा 80% ज्यादा रिएक्शन को ठीक कर पाएंगे। पता है कैसे? आपने क्या करना है, अब वो जो हाफ रिएक्शंस आपने लिखे ना, उनकी फोटोकॉपी करा लो। कॉपी पे तो लिख लिया आपने, उनकी फोटोकॉपी करा लो। कितनी फोटोकॉपी सर? कम से कम 6 फोटोकॉपी करा लो। 6 फोटोकॉपीज कम से कम, एक चैप्टर की 6 फोटोकॉपी आप कम से कम करा लो। उससे क्या होगा सर? उससे यह होगा भाई कि हर 15 दिन में आप एक फोटोकॉपी उठाओ और आगे का रिएक्शन लिखते चले जाओ, ठीक है ना। देखो कहां गलती हो रही है, कौन से रिएक्शन है जो मैं भूल रही हूं, कौन से रिएक्शन जो है वो मैं भूल रहा हूं। कम से कम आप ये चीजें क्या करो, उसमें मार्क करो, उसी फोटोकॉपी के अंदर मार्क करो, ठीक है ना। और हर 15 दिन में इस तरीके से आप इसको लगाने की कोशिश करो। तो 6 फोटोकॉपी हैं, आराम से 3 से 4 महीनों के अंदर आप देखोगे कि आपको चारों चैप्टर
निपट जाएंगे, याद हो जाएंगे, है ना। 15 दिन नहीं तो आप हफ्ते में कर सको, हफ्ते में करो। आपके पास जितना जब टाइम हो, जब आप इस वीडियो को देखो, उस हिसाब से आप इस चीज को प्लान कर लो। ये बड़ी ही गजब स्ट्रेटजी है और यकीन मानना बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते आए हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे थे मुझको, ठीक है ना। और उन्होंने जैसा बोला वैसे मैंने आपको आकर के बोल दिया कि भैया रिएक्शन याद करने का सबसे प्यारा तरीका, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हाफ रिएक्शंस लिख लो और हाफ छोड़ दो। उसके बाद उसकी फोटोकॉपी करा करके फिर आधे आधे भरते चले जाओ, जैसे एक फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना हम लोग, बस उस तरीके से एक फिल इन द ब्लैंक की तरह से उसको करो। और आप यकीन मानोगे कि लेफ्ट हैंड साइड तो आपको याद हो ही चुका होगा, राइट हैंड साइड भी आपको याद हो जाएगा। एलएचएस तो याद होगा ही होगा, आरएचएस भी आपको याद होता चला जाएगा, क्योंकि हमको रिएक्टेंट तो पता होता है, प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होती है ना। और क्वेश्चंस भी कभी आप देखो तो ऐसे ही आते हैं कि एसिड दिया होगा, मेटल दिया होगा, या आगे क्या बनाएगा, बच्चा बैठा है भैया पता नहीं आगे क्या बनाएगा ठीक है ना। तो आप ऐसा रिएक्शन जब लिख लोगे कम से कम 5 से 6 बार कोई भी रिएक्शन, तो वो आपको पक्का याद हो जाएगी कि भैया एसिड मेटल मिलेंगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाएगा, है ना भैया। तो ये तरीके हैं रिएक्शंस को याद करने के, अगर आप इसको फॉलो करो। और बताना कैसा लगा ये तरीका, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तीसरी चीज जो आती है वो आती है कि बायो के डायग्राम्स, नॉमेनक्लेचर कैसे याद करें। खैर नॉमेनक्लेचर इतना मुश्किल 10th क्लास में नहीं आता, लेकिन 9th क्लास में आता है। और डायग्राम्स 10th में बहुत आते हैं, है ना। 10th क्लास के बोर्ड के अंदर बहुत डायग्राम्स आते हैं। तो भैया क्या करें, कैसे याद करें। तो यार ऐसी चीज है कि बायो को बहुत ही मिसकॉन्सेप्चुअली समझा जाता है ना। बड़ी ही भ्रांति है बायो को लेकर के समाज के अंदर बच्चा समाज के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कि उसमें से एक भ्रांति बताता हूं क्या है, कि बायो जो है ना वो रट्टा मारने की चीज है, रटो और आगे बढ़ो। भैया जिस तरीके से फिजिक्स एक साइंस है, जिस तरीके से केमिस्ट्री एक साइंस है, उस तरीके से बायोलॉजी भी तो साइंस का ही पार्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी मिलके साइंस बनता है ना। तो बायोलॉजी रटने की चीज कैसे हो सकती है यार। आप लोगों को या तो वो टीचर्स नहीं मिले, या फिर वो टेक्निक नहीं मिली कि जिस तरीके से आपको आपका बायो में इंटरेस्ट बनाया जा सके, या बायो के अंदर आप उस चीज को फील करके देखो। कभी आप हमारे पीडब्ल्यू को किसी भी टीचर को देखना, वो किस तरीके से पढ़ाते हैं बायोलॉजी को, बिल्कुल फील करते हुए, डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हुए चीजों को। तो यस उसी तरीके से आप लोगों को बायो सीखना है, बायो पढ़ना है, बायो समझना है। बायो समझने की चीज है बेटा, बायो रट्टा मारने की चीज नहीं है। कोई भी नॉमेनक्लेचर आप देख लो, कोई भी नॉमेनक्लेचर देख लो, क्लोरोफिल है मान लो, ठीक है ना। तो क्लोरो शब्द कहां से आया होगा, क्लोरीन से आया होगा। फिल का भी कुछ रूट वर्ड होगा, ऐसा ही होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है, लाइट से लेकर के। हर वर्ड के पीछे कारण है, हर वर्ड का कुछ रूट वर्ड है। इसी तरीके से हमारे प्यारे प्यारे बायोलॉजी के टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते आए हैं पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज हैं, आप देख सकते हो, या कहीं पर भी वो पढ़ा रहे होंगे, डिफरेंट टीचर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, जहां जहां पढ़ा रहे हैं वो इसी तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को पढ़ना समझ करके है, बायो को रट्टा लगा करके नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, कोई इंफॉर्मेटिव चीज नहीं है, इसको भी समझना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो कभी भी आप डायग्राम्स को लर्न करो तो एक लर्निंग प्रोसेस की तरीके से लर्न करो इसको। लर्निंग प्रोसेस क्या है, जिस तरीके से आप किसी न्यूमेरिकल को करना सीखते हो, उस तरीके से डायग्राम को भी बनाना सीखो। जिस तरह से आप कोई रिएक्शन करते देखते हो सुनील सर को, या किसी भी टीचर को, यहां पर जो केमिस्ट्री के पढ़ा रहे हैं हमारे पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर, किसी भी टीचर को आप देखते हो तो आप उनसे रिएक्शन देखो, किस तरीके से वो लिख रहे हैं, किस तरीके से वो सॉल्व कर रहे हैं रिएक्शन को, किस तरीके से उसको बैलेंस कर रहे हैं, सब सीखने की चीजें हैं। ऐसी डायग्राम को देखो कि किस तरीके से डायग्राम मैम बना रही है, उनके हाथ का स्ट्रोक कैसा है, फ्लो कैसा है उनके हाथ का, इस चीज को कॉपी करना है और समझते हुए कॉपी करना है कि पहले भैया ये चीज आई, फिर बक्कल कैविटी आई, फिर उसके बाद ईसोफेगस आया, उसके बाद फिर वो पेट में चला गया। ये समझने की चीजें यार, रट्टा मारने की चीजें नहीं है ना। तो यहां तो बहुत ज्यादा भ्रांति है इस चीज को लेकर के कि भैया बायो को रटने की चीज है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे न्यूमेरिकल का रट्टा नहीं मारा जा सकता, मैथ्स के अंदर रट्टा नहीं मारा जा सकता, बायो के अंदर भी समझ करके चीजों को याद कर लिया जाता है। रटना नहीं बोलते इसको, तोते की तरह रटे नहीं जा रहे कि दिल्ली 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 दिल्ली, कलकत्ता कलकत्ता कलकत्ता, ये नहीं कर रहे आप बायो के अंदर, आप समझ ही रहे हो उसको भी, है ना। तो यस, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के साथ साइंस को लेकर के। तो आई होप मैं इस छोटे से सेशन को यहीं पर अब एंड करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन कहीं ना कहीं फायदा देगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही बैचेस के अंदर, यूट्यूब पर भी बहुत कुछ आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।